हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी बीपीएससी मेंटर्स डेस्क। आज हम अगेन एक फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बट इसके पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था यूनिट एंड डायमेंशन का, उसमें कुछ क्वेरी थी स्टूडेंट्स की, तो पहले मैं इस डॉट को क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये आपकी क्वेरी थी कि सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो एसआई सिस्टम का पार्ट है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जब सप्लीमेंट्री यूनिट्स आया तो उसे एसआई यूनिट के बाहर रखा गया, उसे हम एडिशनल यूनिट्स कहते हैं, कहा गया उस समय। ठीक है, लेकिन बाद में उसे एसआई सिस्टम में डेराइव्ड यूनिट्स के अंतर्गत डाल दिया गया। अब उसको हमने डेराइव्ड यूनिट्स क्यों बोला, क्योंकि वो तो डायमेंशन लेस होता है एंड वहाँ पर जो है एक्चुअली में वो दो लेंथ का रेशियो है। आप बात करो प्लेन एंगल की या फिर सॉलिड एंगल की, तो वहाँ पर जो है दो लेंथ का रेशियो होता है, इस वजह से वो डायमेंशन लेस है। और चूंकि ये लेंथ से डराइव हो रहा है, दो लेंथ से डराइव हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स दो फंडामेंटल या फिर बेसिक ऐसा यूनिट से डराइव हो रहा है, तो इसे बोला गया डराइव्ड यूनिट्स। एंड इसकी जो ऐसा यूनिट है, प्लेन एंगल के लिए रेडियन एंड सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। ठीक है, हमारा डाउट क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ये है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिक्स में एक चैप्टर और है फ्रेंड्स, जिसमें बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स। तो फिर लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, और जो चैप्टर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें क्या पढ़ना है। तो कई बार ये डाउट रहता है स्टूडेंट्स को। तो थर्मोडायनेमिक्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम हीट, वर्क, टेम्परेचर और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है उसकी स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम इस चैप्टर की बात करें तो थर्मल प्रॉपर्टीज जो है हमारे सब्सटेंस का या मैटर का, ठीक है, या फिर किसी भी मैटर का टेम्परेचर के रिस्पांस में जो उसका चेंजेज है, उसे भी हम बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज, या फिर उसे भी हम डिस्कस करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के चैप्टर में। ठीक है, अब ये जो हमारा चेंजेज है वो क्या क्या है, हमारा थर्मल एक्सपेंशन, इसमें हम देखेंगे, हीट कैपेसिटी देखेंगे, टेम्परेचर के बारे में देखेंगे, हीट के बारे में देखेंगे, फिर थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले टर्म आता है हीट एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो एक तरह से किसी भी सब्सटेंस को जब आप टच करोगे तो वो हॉट है या कोल्ड है, आप बता सकते हो। तो ये किसी भी सब्सटेंस का एक थर्मल स्टेट है। ठीक है, तो ये जो है एक रिलेटिव मेजर है हॉटनेस या फिर कोल्डनेस का। जैसे अगर आप कभी कंपेयर करोगे तो आप खुद ये फील करोगे कि जो आपका बॉइलिंग वाटर है वो काफ़ी गर्म होता है, और जो आपका आइस है वो काफ़ी ठंडा होता है। अगर आप अपने एक हाथ में गर्म चाय की प्याली ले लो और एक हाथ में आप एकदम ठंडे पानी का शरबत ले लो, तो आप उसको फील कर पाओगे कि भैया हाँ, एक जो है गर्म है, ये ठंडा है। तो ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कितना ठंडा है या फिर कितना गर्म है ये नहीं बता सकते हम। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो किसी भी सब्सटेंस का थर्मल स्टेट है, ये रिलेटिव मेजर है हॉटनेस या फिर कोल्डनेस का। एंड ये जो हमारे पार्टिकल होते हैं सब्सटेंस में, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्वांटिफाई करता है। ठीक है, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। ठीक है, केल्विन जो है ये इसकी ऐसा यूनिट है। केल्विन जो है आपका यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, एंड सेल्सियस जो है वो जनरली मोर कॉमनली यूज यूनिट है। ठीक है, तो सेल्सियस जो है ये भी आपका, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, बट ये बोल सकते हैं कि ये आपका मोर कॉमनली यूज यूनिट्स है।
यूनिट है। ठीक है, अब हीट क्या है? हीट एनर्जी का एक फॉर्म है। एनर्जी का कई फॉर्म होता है, लाइट एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ना। उसी तरह से हमारा हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी जो है, हीट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है। एंड जब भी हीट का फ्लो होगा, ठीक है, या तो दो या उससे ज्यादा सिस्टम के बीच में, या फिर सिस्टम और उसके सराउंडिंग के बीच में, तो हीट का फ्लो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगा, कहाँ से कहाँ होगा, ये जो है वो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो डिसाइड करेगा। सपोज मैं आपको बात करूं कि मेरे पास एक इन्वायरमेंट सराउंडिंग बना रही हूँ, ये आपका एक रूम है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक प्याली गर्म चाय है, ठीक है, ये हॉट टी हो गया। एंड यहाँ पर मेरे पास एक गिलास जो है वो बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर है, बिल्कुल ठंडा ठंडा। तो जो हमारे रूम का टेम्परेचर है वो हमारे गर्म टी के टेम्परेचर से कम होगा, लेकिन ये जो आइस कोल्ड वाटर है, ठीक है, उससे जो हमारे रूम का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हीट का जो ट्रांसफर है वो कहाँ से कहाँ होगा? हमारा जो कप ऑफ टी है यहाँ से होगा टुवार्ड्स द सराउंडिंग, एंड जो हमारा ये आइस कोल्ड वाटर है हमारे सराउंडिंग से होगा टुवार्ड्स द आइस कोल्ड वाटर। ठीक है, तो जो हीट का ट्रांसफर होगा या जो उसका डायरेक्शन होगा ट्रांसफर का, वो जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, ठीक है। एंड उसमें और जो उसका टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो हीट का ट्रांसफर बहुत फास्ट होगा, और अगर जो हमारा डिफरेंस है वो काफ़ी कम होगा तो वो जो आपका ये हीट का ट्रांसफर है वो थोड़ा सा स्लो होगा। आप कभी गौर करना कि अगर आपके आपके पास बहुत गर्म चाय है तो बहुत गर्म से उसको ठंडा होने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे उस चाय का टेम्परेचर आपके रूम के टेम्परेचर के आसपास आता जाएगा, उसका जो स्पीड है ठंडा होने का, ठीक है, जो रेट है ठंडा होने का, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो जो हीट का ट्रांसफर है उससे मेनली तीन चीजें हो सकती हैं। ठीक है, हीट के ट्रांसफर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, सब्सटेंस जो है उसका एक्सपेंशन होगा, दैट मीन्स उसका जो डायमेंशन है उसमें चेंज होगा। और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो जो आपका फिजिकल स्टेट है, सपोज सॉलिड के फॉर्म में है तो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड के फॉर्म में है तो गैस के फॉर्म में चेंज होगा। तो हीट के ट्रांसफर से मेनली तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट वन, राइज इन टेम्परेचर, सेकंड एक्सपेंशन, एंड थर्ड वन इज द चेंजिंग ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, इसका जो ऐसा यूनिट है वो जूल है, ठीक है। एंड इसका एक और यूनिट भी है जिसको बोलते हैं कैलोरी, और एक कैलोरी में होता है 4.186 जूल। ठीक है, उसके अलावा अर्ग, इसका सीजीएस सिस्टम में यूनिट जो है वो अर्ग भी है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई टेम्परेचर को कैसे मेजर करें। तो थर्मामीटर वो डिवाइस है जिसके हेल्प से हम लोग मेजर करते हैं टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो हमने कहा कि जब हम हीट देंगे तो वहाँ पे या तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर उसमें एक्सपेंशन होगा, ठीक है, या फिर उसका स्टेट चेंज होगा। तो यहाँ पर जो हीट देते हैं तो यहाँ टेम्परेचर चेंज होने से जो एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी है यहाँ पे उसी चीज को यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज अगर हम बात कर लें लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, जैसे हम लोग जो देखते हैं मरकरी वाला थर्मामीटर, तो वो क्या है, वो लिक्विड होता है हमारा, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा वॉल्यूम है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल या फिर लिनियरली इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, हीट देने से जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली लिनियरली इंक्रीज होता है। तो इस वजह से जो प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन की, इसको यूज किया जाता है थर्मामीटर के लिए। ठीक है, तो
अब कौन कौन से स्केल है टेम्परेचर के, तो जो अभी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, जो बहुत कॉमन है, मेनली 3 स्केल है जो आपको जानना है। पहला है आपका सेल्सियस, सेकंड वन इज द फ़ारेनहाइट, एंड तीसरा है वो आपका है केल्विन स्केल। केल्विन जो है आपका वो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है, ये आपको पता है। ठीक है। अब चूंकि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम का चेंज भी तो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमको यहाँ पे स्केलिंग करनी है, कैलिब्रेशन करना है, तो यहाँ पर 2 फिक्स पॉइंट लिया गया। एक लिया गया आपका आइस पॉइंट, यानी कि जो ये मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हो या फिर फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हो, और एक है आपका स्टीम पॉइंट। ठीक है। तो सेल्सियस में है वो 100 डिग्री सेल्सियस आपका स्टीम पॉइंट, एंड फ़ारेनहाइट में है 212। ठीक है। एंड सेम वे में जो बात करते हैं आइस पॉइंट की, तो सेल्सियस में है 0 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। केल्विन जो है इसको एब्सोल्यूट स्केल बोला जाता है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है। एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है, आगे हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे ये इस टॉपिक को। तो वहाँ पर जो है कैलिब्रेशन में इसको एक रेफरेंस लिया जाता है। ठीक है। जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है वो आपका होता है 273.15 केल्विन, 15 नहीं 16 होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो कई बार आता है इंटर कन्वर्जन सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आपको सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में, तो आपको जो भी टेम्परेचर दिया रहेगा सेल्सियस में, उसको उसमें ऐड कर देना है 273.15 केल्विन। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर जो है हम लोग सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं। देखिए, सेल्सियस में हम देख रहे हैं, सपोज सी हमने कोई टेम्परेचर लिया रैंडम। ठीक है। उसके बाद आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है आपका, ये जा नहीं रहा है, छोड़िए। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब देखिए बीच में कितने डिविजन्स हैं, तो 100 से 0 तक आपका हो गया 100 डिविजन्स, इक्वल टू फ़ारेनहाइट एफ। इसका हमारा क्या है, आइस पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब बीच में कितने डिविजन से, 212 में 32 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 180। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 2 जा 10 और 9 2 जा 80। तो C बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32/9, ये हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एंड उसके बाद जब भी हमको केल्विन में चेंज करना होगा, तो सेल्सियस में पहले हम उसको लेंगे और फिर उसमें हम 273. अगर हम आपसे पूछे कि 100 डिग्री सेल्सियस में कितना, अब इसको देखिए एग्जाम्पल आप यहाँ पर आपको दे रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिए एक चीज़ और बता दे रही हूँ, जो डिग्री टर्म है वो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में यूज करते हैं, कहीं भी केल्विन के साथ हम डिग्री टर्म यूज नहीं करते। तो देखिए C हमारा हो गया 100/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है। तो ये हो गया आपका 20। तो F माइनस 32 इज इक्वल टू 9 2 जा 18, 180। तो F आपका हो गया 180 प्लस 32, दैट मीन्स ये हो गया आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से जो हम है वो इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और टर्म है एब्सोल्यूट जीरो।
तो ये वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर प्रेशर जो है वो थ्योरेटिकली जीरो हो जाए, ठीक है। एंड यहीं पर से कॉन्सेप्ट आया था आपके केल्विन स्केल का। तो दैट मीन 0 केल्विन माना गया एब्सोल्यूट जीरो, जहाँ पर आपका जो प्रेशर है वो थ्योरेटिकली जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सेल्सियस में वैल्यू है वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में ये है आपका 459.69 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आपका आइडियल गैस इक्वेशन का। तो जैसे लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर की जो हमने बात की अभी, तो उसमें क्या होता है कि फिक्स पॉइंट के अलावा अगर हम डिफरेंट मटेरियल यूज करेंगे, लाइक मरकरी यूज कर दिया आपने मरकरी थर्मामीटर में, या फिर अल्कोहल यूज कर दिया अल्कोहल थर्मामीटर में, तो वहाँ पर जो है हमारी जो रीडिंग आएगी वो हमारा वैरी करेगा, क्योंकि इनकी जो एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज है वो वैरी करती है। लेकिन अगर हम गैस थर्मामीटर यूज करें, तो हम कोई भी गैस यूज करें, सब में हमें सेम रीडिंग मिलेगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो हमारा लो डेंसिटी गैसेज है वो सब के सब आइडियल गैस लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमारा गैस लॉ क्या है? एक हमारा है, पहले हमारा बॉयल्स लॉ आया, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। जब वहां पे हमने रखा है कांस्टेंट टेम्परेचर को, एंड हमारा चॉल्स लॉ है वो हमारा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो V बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ में एंड चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमारा हो गया आइडियल गैस इक्वेशन। कहीं कहीं कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख देती हूँ। हाँ, यहाँ है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे ये जो हमारा n है वो नंबर ऑफ मोल्स है, एंड जो r है ये हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये r का कई बार ये यूनिट भी पूछ लेते हैं, तो इसका जो हमारा यूनिट है वो जूल पर मोल पर केल्विन है। एंड T जो है ये हमारा टेम्परेचर है इन केल्विन, इसीलिए से बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, जो कि एब्सोल्यूट जीरो है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर जो है हमारा प्रेशर थ्योरेटिकली जीरो पहुंच जाता है, ठीक है। एंड यहीं से हमारा केल्विन स्केल जो है उसका कॉन्सेप्ट आया था। चाहे तो आप अगर इसको मैं अगर एक ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, सपोजिए आपका अगर 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपका इस तरह से राइज होगा, एंड जब इसको पीछे लेकर आ पाओगे, ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर आपका हुआ जो है आपका 273.15 -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। यहाँ पर जो आपका प्रेशर है उसकी वैल्यू थियोरेटिकली जीरो हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारा लो डेंसिटी गैसेज हैं वो सबके सब जो है आइडियल गैस लॉ को फॉलो करते हैं। चलिए बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन का। कभी आपने गौर किया होगा, जो स्क्रू कैप वाली बॉटल होती है जिसका ढक्कन होता है वो मेटल का बना हुआ, कभी कभी ठंड में बहुत टाइट हो जाता है कि वो फूल नहीं पाता है, तो फिर क्या करते हैं उसे डाल देते हैं गर्म पानी में, तो उससे जो मेटालिक जो उसका ये कैप है वो थोड़ा एक्सपैंड करता है, तो थोड़ा सा लूज हो जाता है, एंड इस वजह से उसे खोलना फिर काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। एंड आपको लग सकता है कि ग्लास भी तो एक्सपैंड करेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ग्लास का जो एक्सपेंशन है वो आपका मेटल से कम होता है, तो मेटल बहुत जल्दी एक्सपैंड करेगा तो वहाँ से लूज हो जाएगा, एंड फिर इसको वहाँ से खोलना काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे मरकरी के थर्मामीटर का, तो वहाँ भी मरकरी का एक्सपेंशन होता है, हॉट में एक्सपैंड करेगा फिर कोल्ड कर देंगे तो वो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा।
तो ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो क्या है, ये इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से किसी भी बॉडी के डायमेंशन में जो चेंज होता है उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये लीनियर भी, जो हमारा एक्सपेंशन है वो लेंथ में, तो उसको लीनियर में भी हो सकता है, उसके एरिया में भी एक्सपेंशन हो सकता है, या फिर उसके वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये जो आपका अल्फा 1 है, ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। 2 अल्फा 1 है, ये है कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। एंड 3 अल्फा 1 जो है, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अगर हम ऐसे बोल दें लैम्डा एल फॉर लीनियर एक्सपेंशन, लैम्डा ए फॉर एरिया एक्सपेंशन, एंड बोल दें लैम्डा भी फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो लैम्डा ए इज इक्वल टू आपका होता है 2 अल्फा एल, और ये अल्फा है, लैम्डा नहीं है, गलती से मुंह से निकल गया, एंड सॉरी हाँ, अल्फा बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अल्फा एल। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एंड इन जनरली ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या फिर एरिया एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ये आपका मेटल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, एंड इन जनरली जो है मेटल जो है वो ज़्यादा एक्सपैंड करता है एज कंपेयर टू अदर सॉलिड्स। ठीक है, एंड उसके बाद आपको चीज़ और ध्यान देना है, वाटर का एक एनामोलस बिहेवियर होता है। ये होता है कि जनरली जब हम हीट देंगे तो वो हमने कहा कि इसमें एक्सपेंशन होता है, लेकिन वाटर को जब आप, वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, तो जब इसको आप हीट दोगे फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे जो है उसका वॉल्यूम कम होगा, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एंड 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर ये जो है हमारा एक्सपैंड करना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा वाटर का जो है एक एनामोलस बिहेवियर है, इसको भी ध्यान देना है। एंड उसके बाद फिर एक चीज और है आपका यहाँ पर, थर्मल स्ट्रेस। तो अगर किसी तरह से थर्मल एक्सपेंशन को प्रिवेंट किया जाए, सपोज यहाँ पे मेरे पास एक रॉड है, हम इसको हीट देंगे तो इसके लेंथ में चेंज आएगा डेल एल का, बट अगर यहाँ पे दोनों पॉइंट को हम ऐसे फिक्स कर देंगे और इसको फिर हम हीट देंगे, तो इसका जो ये एक्सपैंड तो ये करेगा, लेकिन क्योंकि दोनों पॉइंट फिक्स है तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस होगा, एंड इस वजह से जो है ये इस तरह से अंदर की तरफ लूपिंग हो सकती है या मुड़ सकता है। ये बिल्कुल सेम वे में होता है हमारा जो रेलवे का पटरी होता है, रेल लाइन्स होती हैं, उसमें गर्मियों में क्या हो जाता है कि वो थर्मल एक्सपेंशन होगा, एंड इस वजह से चूंकि इसका दोनों एंड तो फिक्स है, तो पटरियाँ जो हमारी हैं वो देखिए वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस थर्मल एक्सपेंशन। फिर जब भी आप देखते होंगे कि जो वायरिंग होती है रोड साइड में, तो उसको जब ये वायरिंग की जाती है ठंड के टाइम में, सॉरी गर्मी के टाइम में, तो उसको थोड़ा सा लूज छोड़ा जाता है। वो इस वजह से छोड़ा जाता है ताकि ठंड के टाइम में जब वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसके पास स्कोप रहे कॉन्ट्रैक्ट करने का। ठीक है, फिर यहाँ देखिए एक और अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पहले जो है ये मेटल बॉल जो है वो बहुत आराम से इस रिंग से, इस छल्ले से पास होकर आ जा रहा था, पर जैसे ही इसको हिट किया गया इसका जो है एक्सपेंशन हो गया, एंड इस वजह से जो है चूंकि इसका एक्सपेंशन हो गया, इसका साइज बड़ा हो गया, इसका डायमेंशन इंक्रीज हो गया, तो ये जो है अब इस छल्ले में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसको समझने के लिए आप पहले ऐसे करना, क्या करना कि आप एक बार लेना 1 kg वाटर, एंड एक बार लो आप 2 kg वाटर, एंड दोनों में आप सेम टेम्परेचर राइज करो, सपोज 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक। तो आप क्या देखोगे कि जिसका अमाउंट डबल था उसके लिए आपको ऑलमोस्ट डबल टाइम लग रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे आपको डबल हीट चाहिए। ठीक है, अब क्या करो कि आप मास को दोनों को सेम रखो
और जो डिफरेंस है टेम्परेचर का उसको डबल कर दो। एक को आप हीट करो 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक, एक को हीट करो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक। तो आप क्या देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर टाइम है इसमें जस्ट ऑलमोस्ट डबल लग रहा है। दैट में जो हीट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर वो भी जो है वो डबल होगा। तो उसी टर्म को बोला जाता है हीट कैपेसिटी, है ना। यानी कि किसी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है उसे बोला जाता है हीट कैपेसिटी। एंड अगर हम बात कर दें हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, दैट मीन्स S/m, तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये सपोज अगर आपका जो चेंज इन टेम्परेचर है, जो आपका हीट का एक्सचेंज होगा, जो हीट या तो वो देगा या तो हीट आप उसको देंगे, इज इक्वल टू होता है m(s) डेल्टा T। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्पेसिफिक हीट। तो जो हीट एब्जॉर्ब या फिर जो हीट गिवन ऑफ होगा वो आपका हो जाता है डेल क्यू, एंड डेल क्यू इज इक्वल टू mf डेल्टा टी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट जो है वो यूनिट मास के लिए यूनिट टेम्परेचर चेंज, है ना, के लिए जो हीट चाहिए होगा उसे बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दैट मीन्स अगर देखिए हम m को भी बंद कर दे, डेल टी को भी बंद कर दे, तो डेल क्यू इज इक्वल टू एस हो जाएगा। तो यानी ये जो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हीट है, ठीक है, जो या तो सब्सटेंस देगा या फिर वो लेगा जब उसके यूनिट मास में यूनिट टेम्परेचर चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे यूनिट बहुत इजी निकालना। यूनिट ये आपका हीट है तो ये जूल हो गया, ये केजी है, इसका निकालना होगा आपको, तो मैं भी निकाल के दिखा भी देती हूँ। ये आपका हो गया केल्विन। तो यहाँ देखिए बात करते हैं यूनिट का, तो जूल, मास का हमारा हो गया केजी, स्मॉल एस का फाइंड करना है, एंड इसका हो गया केल्विन। तो इसका हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन, है ना, जूल पर केजी पर केल्विन। तो यहाँ पे हम लोग जब मास के टर्म में बात कर रहे थे तो हमने कहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब हम मोल्स के टर्म में बात करेंगे तो हम टर्म यूज करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, एंड अगर इसको मेजर करते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो बोलते हैं इसको सीवी, एंड अगर मेजर करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे तो वो हमारा हो जाएगा सीपी। इसका देखिए बिल्कुल सेम यूनिट है, यहाँ पे हमारा पर केजी था, यहाँ पे हमारा पर मोल हो जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब देखिए वाटर जो है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। दैट मीन्स वाटर को हीट करने के लिए हमको बहुत एनर्जी देना होगा, एंड उसको ठंडा होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। इसी ही वजह है कि वाटर जो है एक बहुत अच्छा कूलेंट का काम करता है। ठीक है, इसलिए देखते होंगे आप लोग जो गाड़ी वगैरह में जो रेडिएटर होता है उसमें वाटर डाला जाता है, क्योंकि वाटर बहुत देर से गर्म होता है। ठीक है, एंड वहाँ पे ठंडा भी वो काफ़ी देर से होता है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। इसको हटाते कैसे हैं? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है उनका स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी गई है। अब देखिएगा वाटर के लिए जो है सबसे ज़्यादा है 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलोरीमेट्री एंड फेज चेंजेस। तो जो टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है, जो हम नापते हैं, मेजर करते हैं टेम्परेचर को, उससे बोला जाता है
कैलोरीमीटर में, कैलोरीमीटर के थ्रू हम मेजर करते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कैलोरीमेट्री भी है, उसमें एक्चुअली वो होता है क्या है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम रहता है, एंड उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जितना हीट लॉस होगा हॉट बॉडी से उतना ही हीट जो है कोल्ड बॉडी के थ्रू गेन होगा। ठीक है, तो जो हमारा कैलोरीमीटर होता है वो एक तरह का इंसुलेटेड वेसल होता है, एंड फिर वहाँ पर जो है हम मेजर कर सकते हैं अपने टेम्परेचर को। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो हमको भी, तो जो हमारा कोई भी मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीन स्टेट में मिलता है, एंड इन तीनों के बीच में जो ट्रांजिशन होगा, जब हमारा कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा या फिर लिक्विड से गैस में चेंज होगा, तो वहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। आप उसको हीट तो दोगे, हीट एक्सचेंज होगा, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वैसा हीट इसको बोला जाता है गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट। ठीक है, लैटेंट हीट मतलब छुपा हुआ गुप्त ऊष्मा। तो ये क्या होता है कि स्टेट चेंज करने के लिए, ठीक है, सपोज अगर हम आइस से वाटर बना रहे हैं, तो 1 kg आइस को वाटर में चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी देनी होगी वो आपका हो गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम वे में अगर 1 kg वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हमको देनी होगी वो आपका हो जाएगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जब भी हमारा स्टेट चेंज होगा वहाँ पे हीट का एक्सचेंज तो होगा, लेकिन टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो अच्छा इसके पहले एक आपको डायग्राम बताते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे जब हम बात कर रहे हैं स्टेट चेंज की, तो देखिए हमारा पहले सॉलिड स्टेट होगा, तो जब सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो उसे बोला जाता है मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। जब लिक्विड से गैस में जाते हैं, गैस फेज या गैस स्टेट में जाते हैं, तो उसे बोला जाता है वेपोराइजेशन। ठीक है, तो मेल्टिंग या फ्यूजन हमारा हो गया सॉलिड से लिक्विड में। एंड अगर रिवर्स आएंगे, लिक्विड से सॉलिड तो हमारा फ्रीजिंग हो गया, गैस से लिक्विड तो हमारा कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, तो जब भी हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, दैट मीन्स हमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी देना पड़ेगा, तो उसे बोला जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जब आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस फेज में जाओगे तो इसको बोला जाएगा हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जब गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो वहाँ पे जो है हमारा एनर्जी रिलीज होगा, एंड इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आप देखते होंगे कि जब आइस वगैरह होता है तो जब वो लिक्विड स्टेट में जाता है तो आपको कितना ठंडा फील होता है, यानी कि वहाँ पे एनर्जी चाहिए उसको, है ना। तो सॉलिड से लिक्विड के लिए आपको हीट देना पड़ेगा नीचे से, अगर उसको गर्मी नहीं दोगे तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा। लिक्विड से वेपर के लिए भी आपको हीट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक है, कौन सा एक्सोथर्मिक है, इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ वैसे भी सब्सटेंस हैं जो सीधे सॉलिड से गैस में ट्रांसफर हो जाते हैं, उनके लिए लिक्विड फेज नहीं होता है। एंड सीधे अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे बोला जाता है सब्लिमेशन। ऐसा आपका जो ड्राई आइस आइस होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आयोडीन, इस केस में मिलता है। एंड जब गैस से हम आएंगे सॉलिड स्टेट में तो ये आपका हो जाएगा डिपोजिशन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जब भी हम, अच्छा उसके पहले आप इस डायग्राम को देख लो, ये हमारा फेज डायग्राम है। ठीक है, ये है आपका फेज डायग्राम बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देखिए सॉलिड और लिक्विड में चेंज होगा, तो ये आपका एक लाइन हो गया। ठीक है, फिर सॉलिड और वेपर का एक कर्व हो जाएगा, लिक्विड और वेपर का आपका एक कर्व हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जो तीनों कर्व है, लाइक अगर बात करते हैं सॉलिड और वेपर कर्व ये वाला, तो ये आपको अगर सब्लिमेशन कर्व हो गया। फिर सॉलिड से लिक्विड ये आपका मेल्टिंग कर्व हो गया। लिक्विड से वेपर ये आपका वेपराइजेशन कर्व हो जाएगा। तो तीनों जो कर्व है, आई मीन वेपराइजेशन कर्व, मेल्टिंग कर्व एंड सब्लिमेशन कर्व, जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे ही बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू देखिए 0.01 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोल सकते हैं हम 273.16 केल्विन, एंड ये इसका है 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ट्रिपल पॉइंट क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रिपल पॉइंट। अब जो हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है उसकी वैल्यू होती है 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, एंड जो आपका लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है इसकी वैल्यू होती है 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। अब देखिए, हमको अब आपको ये पता है कि व्हाट इज सब्लिमेशन कर्व, व्हाट इज मेल्टिंग या फ्यूजन कर्व एंड व्हाट इज वेपोराइजेशन कर्व। तो बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। तो ठीक है, तो वो टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो उसे बोला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एंड हर एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो अलग अलग होता है, वो वैरी करता है। एंड जो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। अगर प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रीजिलेशन ऑफ आइस। सपोज आपने एक ऐसे आइस का ब्लॉक लिया हुआ है एंड ऊपर में आप एक ऐसे रख दो वायर। ठीक है, एंड इस दोनों वायर को दोनों छोर पर रख दो, बहुत भारी वेट दे दो इस तरह से। तो जब दोनों छोर पे हम वेट देंगे तो इस पे प्रेशर आएगा। तो प्रेशर जब इंक्रीज हो जाएगा तो जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है आइस को, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर अभी ये आइस में था वो यहाँ पर मेल्ट होकर वाटर में बदल जाएगा। तो जैसे ही ये बदलेगा वाटर में, जो आपका वायर है यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो वैसे ही धीरे धीरे करते करते जो है आप क्या देखोगे कि ये जो वायर है पूरा आइस के ऊपर टॉप से लेकर नीचे तक आ जाता है। एंड जैसे ही उस वाले पार्ट को ये वहाँ से हटेगा, यानी वहाँ से जब ये डिस्प्लेस होगा, तो वहाँ जब ही प्रेशर रिलीज होगा वहाँ पर का जो ये वाटर है वो अगेन आइस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसी प्रोसेस को बोला जाता है रीजुलेशन ऑफ द वाटर, सॉरी रीजुलेशन ऑफ आइस। ठीक है, तो जो स्केटिंग जो लोग करते हैं आइस पे, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। जब जहाँ प्रेशर पड़ता है ये आइस पर स्केटिंग के दौरान, वहाँ पर क्या होता है कि जो वहाँ का आइस जो है वो वाटर में चेंज हो जाता है। एंड वहाँ का जो वाटर में चेंज हुआ वो एज ए लुब्रिकेंट काम करता है, जिस वजह से जो है लोग स्केटिंग कर पाते हैं। ठीक है, एंड जो हम लोग सुनते हैं ना ग्लेशियर मूव कर रहा है, वो भी इसी वजह से, क्योंकि जो वेट होता है ग्लेशियर का उससे प्रेशर इंक्रीज होता है एंड वहाँ पर का जो आइस होगा वाटर में चेंज हो जाएगा एंड जो हमारा ग्लेशियर है वहाँ से वो मूव कर पाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट ही जो है वो लिक्विड और वेपर स्टेट का थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, एंड ये भी आपका डिपेंड करता है प्रेशर पे, जस्ट लाइक द मेल्टिंग पॉइंट। अब एक चीज़ और बता दे रही हूँ कि अगर हम बात कर लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट का, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम वे में अगर हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हमारा सॉलिड और लिक्विड स्टेट जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो,
तो उसे बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। एंड जब हमारा लिक्विड और वेपर स्टेट थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो उसे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है विद डिक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप देखना चाहो तो लोग जब पहाड़ पे बनाते हैं खाना, तो पहाड़ों पे खाना बनने में या खाना उबलने में बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि आप जितनी ऊंचाई पर जाओगे वहां पर उतना ही कम होगा प्रेशर। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, तो वहाँ चीज़ें पहले ही बॉयल हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पे उतना हीट नहीं होता है, तो वहाँ पे खाना पकने में हमको टाइम लगता है। बट जब बात कर लेते हैं प्रेशर कुकर में, तो वहाँ पे हम इंक्रीज करते हैं प्रेशर, तो वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जो पानी हमारा यहाँ पे नॉर्मली 100 पे बॉयल कर रहा है, वहाँ पे वो 110 पे बॉयल कर रहा होगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट रहता है। ठीक है, एंड उस वजह से जो है हमारा कुकर में खाना जल्दी बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा ये डायग्राम है, इसको ध्यान दीजिए। तो सपोज आपके पास जो है वो आइस है, -10 डिग्री सेल्सियस पे हमने आइस लिया है, एंड इसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं 150 डिग्री सेल्सियस स्टीम में। तो इस चेंज के दौरान कौन कौन सा फेज, कहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, कहाँ पर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, उस चीज को समझिए। तो यहाँ पे अगर हमारा आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर अभी कॉन्सेप्ट में आएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। एंड यहाँ पर जब हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो ये हमारा -10 से बढ़कर जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस तक, जिसको बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद जब हम हीट देंगे, यहाँ पे हीट एक्सचेंज तो हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारा आइस है वो आपका आइस से लिक्विड फॉर्म यानी वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है, यहाँ पे हमारा लिक्विड सॉलिड आइस था, यहाँ पे हमारा वाटर हुआ, लेकिन टेम्परेचर जो है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग गए, तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आया स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। यहाँ से यहाँ तक हम आए, तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट में आया लैटेंट हीट ऑफ आइस या फिर फ्यूजन, जो आपका है 80 किलो कैलोरी पर जूल। ठीक है, इसके बाद जब यहाँ से हम जाएंगे, फिर अगेन हम हीट दे रहे हैं, तो अभी हमारा वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर यहाँ से हम जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे अब आपका कॉन्सेप्ट में आएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हीट एक्सचेंज होगा और जो हमारा टेम्परेचर है हमारे वाटर का, वो 0 से बढ़कर हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद आप फिर भी हीट दोगे, हीट एक्सचेंज होता रहेगा, लेकिन यहाँ पर अब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा जब तक आपका पास जितना वाटर है वो सबका सब आपका स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट में आता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो आपका होता है 540 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, अब उसके बाद जब हमारा सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हमारा अगेन आएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम कॉन्सेप्ट में। एंड इसका जो टेम्परेचर है हमारा, सपोज हमने यहाँ पे 150 लिया हुआ है, जूम किया है, तो यहाँ पे हमारा ये बढ़ के हो जाएगा 150 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको यही बात ध्यान देनी है कि जब भी फेज चेंज होगा तो वहाँ पर हीट एक्सचेंज तो होता है, लेकिन टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब देखिए, एक बहुत कॉमन मतलब आप सुनते भी होंगे, डेली लाइफ में देखते भी होंगे, कि अगर कोई इंसान खौलते पानी से जल जाए तो वो उतना सीवियर नहीं होगा अगर कोई इंसान बिल्कुल उसी टेम्परेचर के स्टीम से जल जाए। क्योंकि अगर कोई इंसान खौलते पानी से जल गया तो उसके पास जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक हीट की वजह से जो हीट एनर्जी होगी, उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी होगा वो होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टीम का, तो इसके पास जो स्पेसिफिक हीट तो होगा ही 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का, प्लस लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होगा। ठीक है, तो ये एडिशनल हीट है, इस वजह से अगर कोई स्टीम से जल जाता है कोई व्यक्ति, तो वो ज़्यादा सीवियर होता है एज कंपेयर टू सिंपल बॉइलिंग वाटर। चलिए,
अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की। तो यहाँ पर मेनली 3 तरह के मोड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन जो है वो जनरली आपका होता है सॉलिड में, कन्वेक्शन जो होता है वो आपका होता है लिक्विड एंड गैस में, रेडिएशन के लिए आपको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो कंडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होता है मेटल यानी सॉलिड में होता है, एंड सबसे कम जो होता है वो आपका गैस में होता है। तो कंडक्शन जो है, आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर आग जल रहा है, इसके पास एक रॉड है, रॉड का ये वाला पोर्शन हीट के कांटेक्ट में आएगा तो ये गर्म हो जाएगा, एंड धीरे धीरे इसका जो ये वाला जो एंड है ये भी हीट गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो एडजेसेंट पार्ट के बीच में हो रहा है, बिकॉज दी डायरेक्ट मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन जो क्या है वो है आपका, ये जो है कंडक्शन, ये है आपका टाइम रेट ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, एंड ये आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर K जो है ये है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर भी अगर इसकी आपको निकालना है यूनिट तो निकाल सकते हैं, कि ये हमने कह दिया जो ये H है ये आपका यहाँ पे क्या है, टाइम रेट ऑफ हीट फ्लो है, यानी हीट फ्लो रेट है। तो ये हो जाएगा आपका जूल पर सेकंड। K का आपको निकालना है, A हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ये हो गया केल्विन, नीचे हो गया आपका मीटर। तो ये मीटर कैंसिल हो गया, ये केल्विन है। ठीक है, ये के का निकालना है, ये हो जाएगा आपका देखिए जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स डेली लाइफ में। तो आप देखते होंगे कई बार जो कुकिंग पॉट होता है उसके नीचे जो बॉटम है वहां पर कॉपर की कोटिंग होती है। कॉपर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, उसकी काफी हाई होती है कंडक्टिविटी, इस वजह से जो है यूनिफॉर्मली वहां पर हीट का फ्लो हो पाता है, आपका खाना जो है बहुत अच्छे से बन पाता है। ठीक है, एंड जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता होगा कि मेटल जो है वो काफी अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन प्लास्टिक है या फिर लकड़ी है ये जो है इंसुलेटर है या फिर काफी बैड कंडक्टर है। यही वजह है कि हमारे पास जो भी बर्तन होता है खाना पकाने का उसका जो हैंडल होता है वो आपका प्लास्टिक या फिर लकड़ी का बना होता है, जिससे आपका हाथ नहीं जले, क्योंकि वो आपका पुअर कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कन्वेक्शन का। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो हीट का ट्रांसफर होता है वो एक्चुअल मोशन जो होता है मतलब मैटर का यानी लिक्विड या गैस का उस वजह से होता है। ठीक है, तो कन्वेक्शन में क्या होगा कि लिक्विड या गैस का एक्चुअल मोशन होगा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इंड्यूस डेंसिटी डिफरेंस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा गैस था, ठीक है, तो कन्वेक्शन के थ्रू यहाँ का जो गैस हुआ वो पहले हीट होगा, ठीक है, एंड उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, फिर वहाँ का जो कूलर एयर हवा मॉलिक्यूल है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, एंड कन्वेक्शन जो है यहाँ पे 2 तरह का होता है, एक होता है हमारा नेचुरल कन्वेक्शन और एक हमारा होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, एक हमारा होता है नेचुरल कन्वेक्शन और एक हमारा होता है फोर्स कन्वेक्शन। तो आपके घर में जब आप यूज करते हो ब्लोअर ठंड के समय में, इसको बोलते हैं हीट कन्वेक्टर, तो वो बेस्ट एग्जांपल है आपका फोर्स्ड कन्वेक्शन का। उसमें क्या होता है कि फोर्सफुल्ली जो है आपका ये एयर वहां से हीट एनर्जी लेगा एंड वो ब्लो होकर बाहर आता है। ठीक है, और जो नेचुरल जो आपका कन्वेक्शन है इसमें ग्रेविटी का रोल होता है, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, बात कर लेते हैं रेडिएशन का। तो रेडिएशन में जो होता है उसमें हीट के ट्रांसफर के लिए हमें कोई भी मीडिया नहीं चाहिए होता है, न सॉलिड न लिक्विड न गैस।
यानी कि ये वैक्यूम में भी ट्रांसफर हो सकता है हीट का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हीट इसको मिल रहा है बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन, यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है हीट का बिकॉज ऑफ द कंडक्शन, बट साइड में तो हमारा ऐसा एयर मूव नहीं करेगा ना कि हीट होकर यहाँ से यहाँ चले जाए। तो यहाँ पर जो इसको गर्मी मिल रही है ये बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ईएम वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर आइसोलेट करते हैं, सॉरी ऑसिलेट करते हैं। एंड यहाँ पर जो इसका स्पीड होता है सबका सेम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेडिएशन के थ्रू जो है हीट का फ्लो होता है। एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हमारा, हमें जो सन से गर्मी मिलती है, जो हीट मिलती है, वो हमें मिलती है रेडिएशन की वजह से। यहाँ पे कुछ हमारा वैल्यू दिया हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी का, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है, ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है नेचुरल कन्वेक्शन का। ठीक है, तो देखिए दिन में क्या होता है, अगर हम बात करें समुद्र के किनारे की, तो ये लैंड पार्ट है, ये आपका सी वाला पार्ट है। तो क्या होता है कि दिन में जो है समुद्री हवा चलती है और रात में जो है वो लैंड ब्रिज चल, लैंड से की तरफ से आपका जो है वो हवा एलिमेंट का फ्लो होता है। तो ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, वो देखिए दिन में क्या होगा कि जो आपका ग्राउंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस लिक्विड ऑफ द सी वाटर। यहाँ पे तो हमारा कन्वेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा जल्दी गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर की जो हवा है वो हल्की हो जाएगी। यहाँ पे आपका रहेगा कूलर एयर, तो कूलर एयर जो है आपका वो सी से जाएगा टुवर्ड द लैंड, तो इसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज। ठीक है, एंड उसके बाद जब हम बात करते हैं रात में, तो फिर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। रात में क्या होगा कि जो आपका ये जो लैंड है वो ठंडा तो बहुत जल्दी हो गया, लेकिन जो आपका सी वाटर है वो ठंडा जल्दी होगा नहीं। तो रात में क्या होता है कि लैंड की तरफ से जो आपका है एयर करंट वो फ्लो करता है टुवर्ड द सी, उसको बोला जाता है लैंड ब्रिज। ठीक है, अब लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसको समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा पहले कि आप दो काम कीजिए, आप अपने पास ले आइए एक कप में बहुत गर्म चाय। सपोज इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, एंड एक कप में मेरे पास जो चाय है वो थोड़ा सा गर्म है 30 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या देखेंगे कि 100 डिग्री से अगर हमारा मान लीजिए रूम जो है सराउंडिंग जो है उसका तापमान अगर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो आप क्या ध्यान दीजिएगा कि 100 से 50 आने में काफ़ी कम टाइम लगा, बट 50 से 27 आने में आपको कंपेरेटिव ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड 30 से 27 आने में आपको और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो जो रेट ऑफ हीट लॉस होता है, ठीक है, यही आपका न्यूटन्स का लॉ है, लॉ ऑफ कूलिंग है, कि जो आपका रेट ऑफ हीट लॉस है वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही फास्ट जो है आपका हीट का एक्सचेंज होगा। ठीक है, उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल, देखिए इस ग्राफ को समझिए ध्यान से। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर डिफरेंस का वैल्यू कम हो रहा है, जो हमारा टाइम है उस वो बढ़ता जा रहा है कि नहीं है। दैट मीन्स कि जितना हमारा ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही एक्सपोनेंशियली जो है उसमें डिक्रीज होगा, बहुत फास्ट डिक्रीज होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा, जो टाइम ड्यूरेशन है या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ हीट लॉस है वो आपका कम होता जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो एक और एक प्लॉट है वो है आपका लॉग ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस और टाइम। तो ये आपका आता है स्ट्रेट लाइन,
इसको मैं फॉर्म नहीं कर रही हूँ, उतना आपसे पूछा नहीं जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखिए, अब ये जो है हमने चूंकि पहले किया हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन, तो फिर उसमें वो किया हुआ है, तो यहाँ पे इनका जो डायमेंशन है वो निकालना काफ़ी इजी है आपके लिए। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनका यूनिट ऑफ डायमेंशन क्या क्या है वो देख लीजिए एक बार। हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल पता है आपको। टेम्परेचर हमारा रहेगा तो केल्विन, ठीक है, आपका केल्विन ही होता है एसआई यूनिट। फिर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमने आपको वहाँ बताया हुआ है, करवाया हुआ है, तो ये भी होता है हमारा पर केल्विन, ठीक है। हीट सप्लाई टू द सिस्टम, ये आपका जूल होता है। तो हमने क्या बताया था आपको कि डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी। तो ये तो जूल होता है, पता है आपको। यहाँ से आप सी का हमने निकाला था, तो यहाँ से अपना आराम से सी या फिर स्मॉल एस, यहाँ पर स्मॉल एस लिखा हुआ है तो एस से आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्यू का पता है आपको, एंड एम मास है, ये आपका केल्विन है। फिर थर्मल कंडक्टिविटी भी हमने आपको बता दिया था वहाँ पर अभी, तो ये जूल पर सेकंड पर केल्विन। तो जूल जो आपका है वो पता है वर्क का होता है, ठीक है। तो एफ इंटू एस कर दीजिएगा, फिर ये आपका पर सेकंड पर केल्विन हो गया। तो इस तरह से ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। होपफुली आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किन्हीं को कोई डाउट रहे तो आप आराम से उसे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को डाल सकते हो। एंड फ्रेंड, बहुत जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, एंड वो हम लोग करेंगे बायोलॉजी का टॉपिक।